वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही अपने लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं ग्रुप 14 के अंदर। ये छोटी छोटी कुछ बातें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी हैं आज के हमारे इस लेक्चर का पार्ट रहेंगी। सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, ये तीन चीजें इन ब्रीफ हम समझना चाहेंगे क्या होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ जो फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ है, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एग्जिस्टिंग एज गैस बट SiO2 इज एग्जिस्टिंग एज सॉलिड। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं रिकॉल कराना चाहता हूं जो आपको शायद मैंने 5th चैप्टर के अंदर बताया था कि जो स्टेट है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उसमें पहला पॉइंट आता था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्सेस हैं। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तभी सॉलिड होगा। अगर माइल्ड वीक फोर्सेस हैं तो वो गैस या लिक्विड हो सकता है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कई टाइप के थे, जैसे आयनिक फोर्स हो सकता है, कोवेलेंट फोर्स हो सकते हैं, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, या वंडरवॉल बॉन्ड हो सकते हैं। तो मेनली मैं हालांकि वंडरवॉल्स में भी कई कैटेगरी आगे बताता था, बट अभी फिलहाल आप यहां पे समझें कि आयनिक या कोवेलेंट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे टाइप का फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, और तीसरा वंडरवॉल फोर्स जो बहुत ही वीक फोर्सेस की कैटेगरी है। ओके, दूसरा जो फैक्टर है वो साइज पे डिपेंड करता है, या मैं कहूं मॉलिक्यूलर मास, उस पर डिपेंड करता है। लार्जर द साइज, लार्जर द सरफेस एरिया, लार्जर द मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत ही वीक वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो SiO2 है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ही हैं। CO2 में जो ये बॉन्ड बनाए थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है। बट आप याद रखिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज हैं। विद इन द मॉलिक्यूल C और O के बीच में फोर्स हैं, और स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस। यानी कि ये CO2 का मॉलिक्यूल, ये CO2 का मॉलिक्यूल, इसके बीच के फोर्सेस जो हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्स हैं, लंडन फोर्सेस हैं, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो कि वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कैटेगरी है, जिसकी वजह से CO2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहीं SiO2 को जब मैं जाके देखता हूं तो SiO2 मुझे लगा कि कार्बन की फैमिली है, तो कार्बन और सिलिकॉन तो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी ऐसा ही होता होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बट ये बात पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? चलिए मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और इसके स्ट्रक्चर के पास लेके जाता हूं, और फिर अपनी इस बात को कंप्लीट करूंगा जो आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ये मेरे पास कार्बन है और उसकी ये मैं आपको एक्साइटेड स्टेट दिखा रहा हूं, जहां पे कार्बन ने sp हाइब्रिडाइजेशन किया था। sp हाइब्रिडाइजेशन करने से C और O के बीच में दो कोवेलेंट बॉन्ड बने थे, sp हाइब्रिडाइज्ड 180 डिग्री एंगल पे ये दो एटम्स जुड़े थे। अब दो p ऑर्बिटल्स कार्बन की और एक एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन की यहां पे साइड्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म करती थी। लाइक ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक इस तरह पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये लास्ट क्लास में भी मैं आपको समझा के आया हूं, और इस तरह से sp हाइब्रिडाइज्ड CO2 आपका लीनियर स्ट्रक्चर बनता था। साथ ही यहां सिलिकॉन ड्रॉ कर रहा हूं, जहां सिलिकॉन के पास 3s3p है, और वही एक्साइटेड स्टेट है, 4 बॉन्ड मैं बनाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या देखता हूं कि सिलिकॉन ठीक ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड हो जाएगा। यहां सिलिकॉन के पास 3p ऑर्बिटल्स पड़ी हैं, जहां पे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी मैंने छोड़ा हुआ है, जबकि यहां ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल्स हैं, जहां पे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। सो रिमेंबर, लास्ट क्लासेस पे भी किसी एक दिन मैंने जरूर ये बात समझाई है कि p पाई बॉन्डिंग 2p और 2p ऑर्बिटल्स में ही इफेक्टिव होती है। 3p 3p या 3p 2p
बहुत ही मुश्किल हो जाता है जस्ट बिकॉज ये बॉन्ड लेंथ काफी बड़ा हो चुका है। सी, ये दोनों सेकंड पीरियड के मेंबर थे तो बॉन्ड लेंथ स्मॉल था, ये थर्ड पीरियड का मेंबर है तो बॉन्ड लार्ज हो गया है, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई है, रिजल्टिंग इस 3p और इस 2p में एनफ लार्ज गैप हो जाता है कि इसके बीच में ठीक ऐसा ही p पाई बॉन्ड बन नहीं पाता। रिजल्टिंग अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि SiO2 ऐसा बनेगा तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा SiO2 नहीं बन पाएगा। देखिए, मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करना चाहता कि 3p 2p कभी भी ओवरलैप नहीं होगा। अगर मैं और थोड़ा राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे मूव करूं या लाइक सल्फर तक जाऊं तो वहां शायद 3p और 2p का गैप कुछ रिड्यूस हो जाता है और स्लाइट चांसेस एग्जिस्ट कर पाएंगे p पाई बॉन्ड के, बट वो बहुत ही वीक और स्लाइट चांस ही मैं बोल रहा हूं। रिजल्टिंग यहां पे तो आप भूल जाइए, यहां इस तरह का p पाई बॉन्ड बन ही नहीं पाता। रिजल्टिंग आपका ये सिलिकॉन अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ने कर लिया था। तो जब ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा इस तरह से साइड्स ओवरलैप करके, तो फिर क्या होगा, एक दूसरा सिलिकॉन ऑक्साइड इसी का भाई, इसी का पड़ोसी, जिसके साथ सेम सिचुएशन है, वो भी p पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा आपस में, वो एक ऑक्सीजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ साइड्स ओवरलैप कर नहीं पा रहा था, वो डेफिनेटली इसके साथ हेड ओवरलैप कर सकता है, कर जाता है। आप कहेंगे जी अब कहां गई 2p 3p? तो देखो, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए ये कभी नहीं कहा गया कि 2p ऑर्बिटल और 5p ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं कर पाएंगी। वो 3p 4p तो छोटी बात हुई, 2p को अगर मैं 5p से भी ओवरलैप कराना चाहूं तो इश्यू नहीं है। बस शर्त यह है कि सिग्मा बॉन्ड आपका होना चाहिए, हेड ऑन ओवरलैप होना चाहिए। हेड्स को ओवरलैप करने में कोई परेशानी नहीं है, तो ये हेड्स ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन साइड्स ओवरलैप होने में दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ, यहां पे सिलिकॉन ऑक्साइड का एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल, सिलिकॉन का एक ऑर्बिटल दूसरे SiO2 के ऑक्सीजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। सिमिलरली ये सिलिकॉन, अब ये एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो किसी दूसरे SiO2 के साथ ऐसे ही लिंक्ड हो जाएगा। ये सिलिकॉन फर्दर किसी और के साथ, ये ऑक्सीजन फर्दर किसी सिलिकॉन के साथ। तो आप क्या पाते हैं कि ये जो एक SiO2 मॉलिक्यूल है, या ये जो एक SiO2 मॉलिक्यूल है, या ये जो एक SiO2 मॉलिक्यूल है, ये सब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड हैं, ना कि इनके बीच में वीक वंडरवॉल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यू सी हियर, इसका और इसका ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, हेड ऑन ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा है, और इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स आप देखें तो वो डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड है। या यहां पे भी आप देखें तो ये नेक्स्ट से, या ये आगे नेक्स्ट से, या ये आगे नेक्स्ट से, इस तरह से सभी आपस में एक दूसरे के साथ क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास एक कंटेनर के अंदर CO2 डाला गया था, तो CO2 के मॉलिक्यूल्स क्योंकि आपस में ही p पाई बॉन्ड बना पा रहे थे, तो रिजल्टिंग उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड था नहीं। अब ये कार्बन तो कोई और कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता, ना ये ऑक्सीजन बना सकता, रिजल्टिंग इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जब मैंने यहां पे SiO2 को रखा हुआ है, तो आप ध्यान दें, यहां पे SiO2 के ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपस में कोवेलेंट लिंक्ड हैं। तो इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में जो रेस्पॉन्सिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ना कि वीक वंडरवॉल बॉन्ड। रिजल्टिंग ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉलिड अपीयर होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। हालांकि कई जगहों पे ऐसा भी बोल देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉलर साइज का है जबकि SiO2 लार्जर साइज का है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। देखिए, बात सच है ये कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस का सरफेस एरिया बढ़ने से, मास बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और SiO2 में, वो ये क्लियरली सजेस्ट करता है कि कुछ बहुत ही अजीबोगरीब जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट किए होंगे, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। अदरवाइज क्या होता, CO2 से SiO2 पे पहुंचा हूं मैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, गैस से वो लिक्विड बन जाता। वैसे तो एक स्टेप बढ़ने से बहुत रेयर ऐसा होता है, आप याद करें, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन जाके लिक्विड बनता है और आयोडीन सॉलिड बनता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वंडरवॉल फोर्स बढ़ रहे होते हैं। बट यहां पे एकदम गैस से सॉलिड बन जाना और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इतना जबरदस्त इंक्रीज आना, वो क्लियरली सजेस्ट करता है कि ये सिंपल वंडरवॉल फोर्स नहीं थे SiO2 में,
कुछ स्पेशल कोवेलेंट टाइप के ही फोर्स बन गए, कोवेलेंट लिंकेज ही बन गया, जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से आपको SiO2 सॉलिड फॉर्म में अपीयर होता नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 छोटी छोटी चीजें मैंने लिखी हैं, जस्ट इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हमें याद रखने की जरूरत रहती है इनकी। एज सच कॉन्सेप्ट लगभग अबाउट टू फिनिश है। पहला पॉइंट देखें, मैंने लिखा है सिलिकन, और ये भी सिलिकन ही बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क स्पेलिंग में दिख रहा है आपको। ये जो सिलिकन लिखा हुआ है मैंने, ये सिलिकन आपका एलिमेंट है, कार्बन से नेक्स्ट सिलिकन। एग्जिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो ये कार्बन की तरह से ही एग्जिस्ट करता है जैसे डायमंड एग्जिस्ट करता है। हर सिलिकन 4 सिलिकन के साथ एक कोवेलेंट लिंकेज बनाए हुए होता है, रिजल्टिंग ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ आपका एक पर्टिकुलर सॉलिड है, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, जहां कार्बन की तरह से ही लिंकेज है। बट क्योंकि कार्बन कार्बन में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था, छोटा बॉन्ड होता था, सिलिकन सिलिकन में थोड़ा बड़ा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, रिजल्टिंग फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सिलिकन का वैसा हाई अपीयर नहीं होता जैसा हमें डायमंड के केस में अपीयर होता था। तो इसको अगर आप क्लोरीन के साथ हीट करेंगे तो सिलिकन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो सिलिकन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये सब बातें कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। सिलिकॉन को देखिए, सिलिकॉन क्या है? फिर सिलिकन तो समझ में आ गया एक एलिमेंट है, ये सिलिकॉन क्या है? देखिए, मैं मिथाइल क्लोराइड को सिलिकन के साथ स्ट्रांगली हीट करता हूं तो ये मुझे देता है SiCl2CH3 ट्वाइस। 2 मोल मिथाइल क्लोराइड और सिलिकन को हीट किया है मैंने, तो उससे क्या हुआ है, सिलिकन के साथ 2 तो मिथाइल लग गए हैं, टेट्राहेड्रल है ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिलिकन। मैं कुछ अल्टरनेट बताऊं आपको, सिलिकन के साथ जब मैं क्लोरीन को बहुत स्ट्रांगली हीट करता हूं तो भी ऐसे ही मिलता है SiCl4, और वो भी टेट्राहेड्रल होता है। बट मुझे क्या चाहिए था, सिलिकन के साथ 2 मिथाइल और 2 Cl चाहिए थे, तो इसलिए मैंने इसका मिथाइल क्लोराइड के साथ हीटिंग किया तो मेरे पास इस तरह का एक कंपाउंड बन गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर वाटर ऐड कर देता हूं 2 मोल। तो 2 मोल वाटर ऐड करूंगा तो क्या होगा, याद कर लो, पीछे बढ़ा गया हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड्स। ये ऑक्सीजन सिलिकन की खाली ऑर्बिटल्स पे अटैक करेगा और Cl को आउट करेगा, HCl आउट हो जाएगा, H वाटर से निकलेगा और Cl यहां से, और OH यहां पे आके लग जाएगा। तो फाइनली अगर मैं 2 मोल वाटर के साथ इसको दिखाऊं, ये 1 मोल वाटर के साथ मैकेनिज्म दिखा रहा था, दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप लोगों को याद होगा ये सारा। ये सिलिकन के साथ मैंने 2 OH लगा दिए हैं और 2 मिथाइल अभी एज इट इज लगे हैं। मिथाइल तो नहीं निकलने वाला, जैसे Cl नेगेटिव निकल जाता है यहां से और OH को अलाउ करता है, और वहां पे मैंने बताया था कि OH निकल नहीं पाएगा, तो CH3 नेगेटिव तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो तो यहां से निकल ही नहीं सकता, जैसे OH नेगेटिव नहीं निकल सकता था। रिकॉल कर लीजिएगा आप वहां पे सॉल्युबिलिटी, एक बार फिर दोबारा बता देता हूं ताकि आप रिफ्रेश कर पाए। ये SiCl4 था, वाटर आता यहां पे अटैक करता था, O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, Si पे नेगेटिव, तो ये क्या करता, अपने H को हटा देता ताकि इसका पॉजिटिव खत्म हो जाए, और ये Cl को हटा देता ताकि नेगेटिव खत्म हो जाए। तो सिलिकन पे 3 क्लोराइड और 1 OH लग जाते। फिर एक नया वाटर आता, इसके साथ अटैक करता, रिजल्टिंग सिलिकन पे नेगेटिव आ जाता, O पे पॉजिटिव आ जाता। फिर O यहां से एक H को छोड़ता, अब सिलिकन को भी एक आउट करना था, तो वो Cl को ही आउट करता था, OH को आउट नहीं करता था यहां से, जस्ट बिकॉज जो वीक बेस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, रिजल्टिंग OH का निकलना पॉसिबल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ Cl ही निकल सकता था। और अब तो क्योंकि मैंने CH3 लगा रखे हैं यहां पे, तो CH3 नेगेटिव तो बहुत ही सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके निकलने का कोई चांस नहीं है, रिजल्टिंग आपके पास ये 2 हाइड्रोक्सी और 2 एल्काइल लगा हुआ आपके सामने एक स्पीसीज बन गया, डाइहाइड्रोक्सी डाइमिथाइल सिलिकन। अब मैं इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा जब ट्रीट करूंगा तो सी हियर, ये मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जब मैं एक साथ ट्रीट करता हूं तो ये OH इसके एक H के साथ रिएक्ट करके, हालांकि मैं रिएक्शन भी आपको दिखा सकता हूं कैसे होती होगी,
आप अगर याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इस तरह की रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये दो OH किस तरह से रिएक्शन करेंगे, सी हियर। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसके H+ पे अटैक करेगा। H+ पे अटैक करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब इसका H छीन लिया गया, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे OH आ गया। अब ये यहां से नेगेटिव इस पर्टिकुलर स्पीसीज पे जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, जैसे मैं सिलिकॉन के साथ दिखा रहा हूं, तो ये सिलिकॉन पे अटैक करेगा और इस वाटर को यहां से आउट कर देगा। मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाएं, सीधा सा सोच लें कि इसका OH और इसका H आपस में, इसका H किसी दूसरे OH के साथ, इसका OH इसके H के साथ, इसका OH इसके H के साथ, इस तरह से रिएक्शन करके what you will see, O SiO SiO SiO, और यहाँ पे ये दो एल्काइल आपके, मिथाइल जरूरी नहीं है, इथाइल भी लगा सकते हैं हम, CH3, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं CH3। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बार बार रिपीट होके एक लंबी चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस लंबी चेन को मैं एक नाम दे रहा हूं पॉलीमर। सी, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है मर्ज्ड, यानी कि बहुत सारी यूनिट्स आपस में मर्ज्ड। जैसे हम लोग पीछे समझाते हैं डाइमर, 2 यूनिट मर्ज हुई तो डाइमर, 3 यूनिट मर्ज होंगी तो ट्राइमर, और अगर बहुत सारी यूनिट्स एक दूसरे के साथ आपस में इस तरह से मर्ज हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमर बना है, जिस पॉलीमर को मैं बोलता हूं सिलिकॉन। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, केमिकल इंसुलेटर भी है, लुब्रिकेंट की तरह से काम किया जाता है। इलेक्ट्रिकल बैड कंडक्टर होने की वजह से ये ग्लव्स जो इलेक्ट्रिशियन डालते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, या बच्चों को फीड कराने के लिए जो निप्पल्स यूज की जाती हैं वो सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। तो ये एक बहुत ही अनरिएक्टिव पॉलीमर है, प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ हमें नजर आता है, हालांकि प्लास्टिक कुछ डिफरेंट चीज होती है। तो यही आपका वो सिलिकॉन बना है। ये जो चेन बन रही है, ये पॉलीमेरिक चेन सिलिकॉन्स की चेन होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आखिरी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, सिलिकेट्स को समझना चाहते हैं। फिर ये सिलिकेट्स क्या है? अगर मैं हमारे सराउंडिंग में बोलूं तो सिलिकेट्स एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं रॉक्स के अंदर। हम सिलिकेट्स को जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, SiO4 4 नेगेटिव। ये सिंपलेस्ट हमारे सामने फॉर्मूला आता है सिलिकेट्स का, जिसको कई कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन करेंगे। ध्यान से देखिए इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनेगा। ये मैं सिलिकॉन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट दिखा रहा हूं। ये ग्राउंड स्टेट था 3s3p, और क्योंकि 4 ऑक्सीजन आए हैं तो उसको बॉन्ड बनाने हैं। अब हमें लगता है भाई 4 ऑक्सीजन आए हैं तो 8 बॉन्ड बनाने हैं, बट क्योंकि 4 नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा। यहाँ ऑक्सीजन को सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पोजेस करेगा। आप याद रखिए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अगर उसका 1 बॉन्ड बनेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे मैं सिलिकॉन की एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता हूं, और अब 4 ऑक्सीजन मुझे ऑफर करने हैं इसको बॉन्ड बनाने के लिए। 4 ऑक्सीजन जिसके पास 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके सामने ये 4 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से लिंक्ड होंगे, और क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बना पाया, ऑक्सीजन अभी भी तैयार है किसी के साथ आगे बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन प्रेजेंटली वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखे हुए है। ये है आपका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, जिसको मैं बोलता हूं सिलिकेट। सिलिकेट, या मैं इसको ऑर्थोसिलिकेट भी बोल सकता हूं। ये SiO4 4 नेगेटिव होता है। जैसे आप इसको देखें, ये आपका सोडियम सिलिकेट है, या ये आपका मैग्नीशियम सिलिकेट है। ये मैं कुछ स्पेशल बात नहीं कर रहा, 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 4 पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव है तो 2 डाल दिए, सोडियम मोनोवेलेंट है, यूनिपॉजिटिव है तो 4 डाल दिए। तो इस तरह से सोडियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट या एल्यूमिनियम सिलिकेट मैं यहां पे फॉर्म कर सकता हूं। ये सब ऑर्थोसिलिकेट्स कहलाते हैं। ऑर्थोसिलिकेट मतलब एक डिस्क्रीट यूनिट सिलिकेट्स की।
अब इसको जब हम देखते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंटेड रहता है। ये बुक्स पे भी आप देखना ध्यान से, ज्यादातर टाइम सिलिकेट्स को ऐसे दिखाया जा रहा है। जैसे मैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं वो सिलिकेट है आपका, ये ऑर्थोसिलिकेट। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, सर ये कहाँ टेट्राहेड्रल से आप ट्रायंगुलर प्लेनर सा बना रहे हो, ये क्या गोले गोले दिखाए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 3D के अंदर इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को एक बार अज्यूम करें कि ये कैसा होता होगा। सी हेयर वेरी केयरफुली, आई थिंक आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ स्क्रीन पे ये ऐसा होता है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जहां पे ये सिलिकॉन है और ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच्ड हैं। अब बोर्ड पे मैं जब इसको बनाऊंगा तो सी है, बोर्ड पे बनाऊंगा तो मैं पहले सिलिकॉन को ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने सिलिकॉन को ड्रॉ किया, फिर मैंने 3 ऑक्सीजन ड्रॉ किए, ये मैंने 3 ऑक्सीजन ड्रॉ किए, क्योंकि मुझे लिमिटेशन है 2D के अंदर बनाना है 3D वो, मुझे 2D में बनाना है। और ये इस सिलिकॉन के पीछे ऑक्सीजन, तो इसको मैंने यहाँ पे एक और सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब जो डार्क सर्कल है उसको आप सिलिकॉन मान लीजिए और जो होलो सर्कल्स हैं उनको आप ऑक्सीजन मान लीजिए। तो एक बॉन्ड तो ये सिलिकॉन ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस बॉन्ड को तो मैं यहां दिखा नहीं सकता था। ये सिलिकॉन के साथ बाकी ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको आप बॉन्ड मत समझिएगा, ये जस्ट एक उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। कहीं आप इसको भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड समझने की गलती कर लें फिर तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ये दिखाया ऐसे ही जा रहा होता है बुक में, बट आपको समझना है कि यहाँ ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। सिलिकॉन जो यहाँ सेंटर पे मैंने दिखा रखा है सिर्फ वही 4 ऑक्सीजन से लिंक्ड है। तो इसको देख के आप इसका इंप्रेशन अपने आप दिमाग में रख लें। हालांकि ये फ्रीक्वेंटली नहीं यूज किया जाता। देखो, मैंने आपको अमोनिया जब भी कभी दिखाया होगा तो ऐसे दिखाया होगा, लेकिन अगर मैं इस अमोनिया को ऐसे दिखा दूं तो भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। बस हाँ, ये ध्यान रखना होगा। आप कहेंगे सर ये पिरामिडल, ये प्लानर, परेशानी तो है। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह से जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमारा माइंड एनफ ब्रॉड होता है, हम ये गलती नहीं कर रहे होते कि ये प्लानर है। हम समझ जाते हैं कि नाइट्रोजन बोर्ड से ऊपर है और H तीनों बोर्ड पे पड़े हैं, तो फिर वो पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। सिमिलरली आप इसको भी अगर फोकस करेंगे तो आपका जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन आपका बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये 3 ऑक्सीजन अगर आपके बोर्ड पे हैं तो सिलिकॉन बोर्ड से पीछे है और एक और ऑक्सीजन है वो सिलिकॉन से भी पीछे है। तो फिर आपको ये 3D एनालाइज करने में, ऑब्जर्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारे पास आपके लिए स्पेशल एक सिलिकेट था, ऑर्थोसिलिकेट, जहां पे चारों ऑक्सीजन विद इट्स नेगेटिव चार्ज 4 नेगेटिव SiO4 4 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिसके साथ नेचर के अंदर अगर मैं कहूं तो कैटायंस डेफिनेटली प्रेजेंट मिलेंगे। तो ये 5 तरह के मेरे पास सिलिकेट्स आते हैं। एक जो मैंने आपको भी बताया ऑर्थोसिलिकेट, ये कुछ इस तरह का सिलिकेट था ऑर्थोसिलिकेट, जहां पे 4 ऑक्सीजन आपको सिंगल बॉन्डेड सिलिकॉन के साथ विद 4 नेगेटिव चार्ज, ईच नेगेटिव ऑन ईच ऑक्सीजन दिखाई देता था, जिसको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता था, सी लाइक दिस। आपको याद रखना है ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लिंकेज नहीं है। जहां पे मेरा पेन चल रहा है ये जस्ट उसकी प्लेनरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउनफॉल पे वो किस तरह से 3 ऑक्सीजन एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। चारों ऑक्सीजन फ्री पड़े हैं, किसी से कुछ बॉन्डिंग नहीं है। कोई भी कैटायन आएगा तो सिंपली आयनिक अट्रैक्शन, जैसे मैं सोडियम सिलिकेट में दिखाता तो यहाँ पे ऐसे सोडियम आयंस इसके साथ अट्रैक्टेड होंगे, या मैग्नीशियम वगैरह भी दिखाना चाहूं तो फिर मैं दिखा सकता हूं 2 नेगेटिव्स के लिए एक Mg2+। पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन कॉमन रहता है किसी दूसरे सिलिकेट्स के साथ, लाइक बाकी 3 ऑक्सीजन आपके पास ऐसे ही होंगे, बट एक ऑक्सीजन उनका कॉमन रहेगा। ये आपके सामने पायरोसिलिकेट है। लाइक अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं Al2Si2O7। ये एल्यूमिनियम का पायरोसिलिकेट है। 6 नेगेटिव था तो उसके लिए मैंने 2 एल्यूमिनियम चूज कर लिए 3+ के, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं Mg3Si2O7, ये मैग्नीशियम का पायरोसिलिकेट होगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं Na6Si2O7, ये मैं सोडियम का पायरोसिलिकेट दिखा रहा हूं, जैसे पहले ऑर्थोसिलिकेट दिखाया था। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सी हियर लाइक दिस।
बहुत ध्यान से देखें इसको। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन की फॉर्म में कहीं पूछा जा रहा है, बट क्योंकि बुक्स में आपको क्लियर दिखाई देंगे और आपको बेसिक आइडिया यहीं पे लेना और कहीं ले नहीं सकते आप। ये आपका एक सिलिकेट था और ये एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है कोई दूसरा सिलिकेट, सी लाइक दिस। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका Si2O7 6 नेगेटिव है, जहां पे 6 ऑक्सीजन आपके किसी से बॉन्डेड नहीं है। एक कॉमन ऑक्सीजन यहां पे मैंने जो दिखा रखा है वो आपका ओ पायरोसिलिकेट का फॉर्मेशन कर रहा है। जो चेन सिलिकेट या साइक्लिक सिलिकेट्स हैं उनमें 2 ऑक्सीजन कॉमन रहते हैं। लाइक अगर मैं आपको चेन सिलिकेट दिखाऊं तो सी हियर, ये मैं यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं चेन को। इसमें क्या होगा, 2 ऑक्सीजन हर एक के शेयर रहेंगे, सी। आप ध्यान से देख सकते हैं सभी का 2-2 ऑक्सीजन से शेयरिंग हो रखा है। ये इस तरह से एक लंबी चेन बनती चली जाएगी, इसको मैं बोलूंगा चेन सिलिकेट। और वहीं अगर मैं साइक्लिक सिलिकेट बनाना चाहूं तो ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं था मेरे लिए। वही पॉइंट मैं यहाँ पे दिमाग में रखूंगा जो अभी आपको बता रहा था, बस मुझे तो 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग दिखाना है। ये थोड़ा ध्यान से आप इसकी पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि व्हाट आई वांट टू शो हियर। ये सभी में मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का शेयरिंग दिखा रहा हूं कि किस तरह से 2-2 ऑक्सीजन आपस में लिंक्ड हैं। सी दिस वन, ये आपके पास साइक्लिक सिलिकेट है, जहां सभी जगह आप देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन शेयर किए गए हैं और 2 शेयर नहीं किए गए हैं। ये चेन या साइक्लिक सिलिकेट्स 2 तरह के बनते हैं जब 2 ऑक्सीजन कॉमन रहेंगे। शीट सिलिकेट में 3 होंगे। अब मैं बहुत ज्यादा पिक्चर बनाने पे ध्यान नहीं दूंगा, मतलब ये भी, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे ऐसे लिंक्ड है, तो ये एक शीट सी बनती नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं शीट सिलिकेट। और अगर चारों ऑक्सीजन आपस में ऐसे ही दूसरी यूनिट्स के साथ जुड़ते चले जाएं, वो तो पिक्चर बनाना पॉसिबल ही नहीं है, जस्ट सोच सकते हैं। क्योंकि आपका ऑक्सीजन तो पीछे की तरफ है बोर्ड पे, वहां कैसे जाके हम ड्रॉ करेंगे। तो आपको जस्ट समझना है कि किस तरह से वो नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन करेगा, 3 डायमेंशनल सिलिकेट बनाएगा, जहां सिलिकॉन के साथ चारों ऑक्सीजन वो फर्दर आगे सिलिकॉन से लिंक्ड एंड फर्दर आगे सिलिकॉन से लिंक्ड। तो इस तरह से वो 3D नेटवर्क सिलिकेट्स बनाता है। आप अगर याद कर पाए तो हम लोगों ने एक सिलिकेट के बारे में पढ़ा था हाइड्रोजन के चैप्टर में, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर जब पढ़ रहे थे, तो वहां आपको बताया था मैंने जियोलिट या परम्यूटेट Na2Al2Si2O8XH2O ऐसा करके एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आप रिकॉल कीजिएगा वहां जाके, जहां पे सिलिकॉन के कुछ एटम्स को एल्यूमिनियम आयन से रिप्लेस कर दिया जाता है। कुछ नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम आयंस उसके अंदर एंटर करते हैं। तो वो जो जियोलिट होता है वो ऐसा ही एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट्स था, जहां पे सभी ऑक्सीजन आपस में लिंक्ड होके एक क्लोज नेटवर्क बनाते थे। तो ये आपका 3D नेटवर्क सिलिकेट्स था। और इसके साथ हमारा ये पी ब्लॉक का स्टोरी जो क्लास 11th के सिलेबस का पार्ट है, अभी पी ब्लॉक तो बहुत सारा बचा हुआ है, बहुत थोड़ा पढ़ा है हम लोगों ने, बट आपके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पे भी बताया था, 6 नंबर का चैप्टर क्लास 11 में पूछा जाता है और काफी आसानी कहूंगा मैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फ्रीक्वेंटली पूछे हुए क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराए हैं। नेक्स्ट ईयर जब हम पी ब्लॉक को पढ़ेंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर एडिशन करते हुए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ रिमेनिंग ग्रुप्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बट तब तक के लिए हम अपने डायरेक्शन को मूव करते हुए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कहानी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जहां हम ऑर्गेनिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे। 33% पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री आई शुड से, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग 11th-12th में फेस करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फेस करते हैं। तो आने वाले 2 चैप्टर मिनिमम 15 मार्क्स के आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा वो 11th-12th की पूरी केमिस्ट्री का बैकबोन साबित होगा। तो एक्स्ट्रा अलर्ट, एक्स्ट्रा कॉशियस होके और रेगुलर होके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।